तो सबसे पहले आज हम चर्चा करते हुए आज बात करेंगे वर्ण की। संस्कृत व्याकरण के महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट रूप से कहा है ध्वन्यात्मको वर्ण। ध्वन्यात्मको वर्ण। आगे दर्शन शास्त्र में भी इसी तरह कहा गया। दर्शन शास्त्र पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर हम व्याकरण पे चर्चा करेंगे। दोनों बातों को मैं यहाँ बताऊंगा। वर्ण क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, ध्वनि का वह छोटी से छोटा हिस्सा जिसके टुकड़े न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं, सबसे छोटी इकाई। अब ध्वनि जो है दो तरह का होता है। एक ध्वन्यात्मक होता है, ध्वन्यात्मक, और एक होता है वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक, ये दो उसके भेद कर दिए ध्वनि के। ध्वन्यात्मक क्या है? जैसे कि जब किसी भी स्रोत से निकली हुई ध्वनि, जैसे जल का पर्वत से गिरना, वृक्ष का गिरना, अन्य पशु पक्षियों की ध्वनि जिसका कोई अर्थ स्पष्ट न हो। दूसरा वर्णात्मक होता है। वर्णात्मक के अंतर्गत ऐसे शब्दों को लिया जाता है जो प्रतीक चिन्हों से निर्मित होते हैं। ऐसे वर्णों को लिया जाता है जो प्रतीक चिन्हों से निर्मित हों और इससे शब्दों की रचना होती है। सबसे मेन बात ये होती है कि ये सार्थक वर्ण होते हैं। सार्थक, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, सार्थक यानी अर्थे न सहिता सार्थका, जो अर्थ के साथ हो, जैसे राम, मोहन, सुहन, गीता इत्यादि। अब जब आप इसके थोड़ा आगे जाएंगे तो आता है वर्णमाला। वर्णमाला के दो भेद हो जाते हैं, जैसा आपको पता ही है, स्वर और दूसरा व्यंजन। इसके बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। बेसिकली ये क्लास हमारा 7 to 10 के लिए है। 7 to 10 तक के ग्रामर को हम इसमें सबमिट करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही प्राइमरी स्तर का है और आगे अनुवाद भी मैं बताऊंगा। स्वर और व्यंजन। अब स्वरों के अंतर्गत आप जाएंगे तो बेसिकली यह सामान्य रूप से लोग स्वर के दो भेद ही समझते हैं सामान्यतः। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। लेकिन मैं आपको बताऊं, और जैसा कि संस्कृत व्याकरण में दिया हुआ है कि स्वरों के 4 भेद होते हैं। ह्रस्व, एक ह्रस्व होता है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और चौथा होता है अर्ध स्वर। अब तक आप 3 ही जानते हैं, देखिए 2 ही जानते हैं, अब देखिए 4 है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और अर्ध स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या है? स्पष्ट इसको लिख दे रहा हूं, ह्रस्व। अब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या है? एक मात्रा, इसको कहा गया एक मात्रा। एक मात्रा भवेद ह्रस्व, द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा तो प्लुतस् ज्ञेय,
तीन मात्रा और व्यंजन अर्धमात्रा। व्यंजन हमेशा आधा मात्रा का होता है। अब एक मात्रा के रूप में प्रतीक चिन्ह का तो कुछ प्रयोग हुआ नहीं, लेकिन ह्रस्व के अंतर्गत अ को छोड़ करके, इस अ को छोड़ करके बाकी चिन्हों का प्रयोग आप लोगों को मैं बता दूंगा। दो मात्रा में दीर्घ होता है, एक मात्रा में जैसे देख लीजिए ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री। दीर्घ में आप जाएंगे तो आ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री और लरी। ध्यान रखिएगा, लरी जो है वह संस्कृत में एक स्वतंत्र स्वर के रूप में लरी का गणना है, लरी का वर्णन भी है, लेकिन इसका वर्णन हिंदी में प्राय आजकल की पुस्तकों में देखने को बहुत कम मिल रहा है, एक तरह से लुप्त प्राय सा हो गया है। तीन मात्रा का प्रयोग संबोधन में होता है, ध्यान रखिएगा, संबोधन। और संबोधन में भी कहा गया है कि संबोधन में भी जो वर्ण सबसे लास्ट में होगा उसके अंतर्गत आने वाला जो स्वर वर्ण है उस स्वर वर्ण को होगा, यानी कि सबसे पूरे वाक्य में सबसे अंतिम जो स्वर वर्ण है वह प्लुत होता है, और इसका प्रयोग केवल और केवल संबोधन में होता है। अन्य भी एग्जाम्पल है, लेकिन आपको छोटा सा एग्जाम्पल हम दे देते हैं ओम का। ओम शुद्ध रूप में ऐसे ही लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, ओम में एक ही स्वर है ओ, और इसके प्रतीक के चिन्ह में ऐसे तीन मात्रा का प्रयोग होता है। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो इसमें एक स्वर ओ है और दूसरा व्यंजन एक मो है, दो ही वर्ण इसमें है। तो इसमें जो ओम का उच्चारण आप करते हो ओ को अधिक देर तक बोलते हैं, और वो चूंकि ईश्वर का संबोधन है इसलिए यहाँ संबोधन के रूप में ओ का प्रयोग है ओम का। और अर्धमात्रा के रूप में एक संस्कृत में इंग्लिश के यस अक्षर की तरह एक चिन्ह का प्रयोग होता है, और इसके अभाव को दर्शाने के लिए ऐसे चिन्ह का प्रयोग होता है। और ध्यान रखिएगा, संपूर्ण व्यंजन वर्णों में, संपूर्ण व्यंजनों में जो अ स्वर लगा होता है उसी को समझ लीजिए, वो अर्धमात्रा के रूप में हर व्यंजन में प्रयुक्त होता है। अब आगे चलें। तो ये तो था आपके स्वर और व्यंजन। अब इसके साथ हम मात्राओं पे भी थोड़ी चर्चा कर लें। बेसिकली मात्राएं क्या बनती हैं। आज जो है इस तरह के प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है, और ह्रस्व अ के लिए कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ, ये अब तक देखा नहीं गया। आधा अ के रूप में प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, आधा अ के रूप में इस तरह के यस वर्ण का प्रयोग होता है, इसको बोला जाता है अर्धस्वर, जैसा कि आपको मैंने यहाँ बताया। लेकिन ह्रस्व अ के लिए कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। ह्रस्व ई, ये जब भी होगा तो व्यंजन वर्ण के बाएं साइड से होगा। दीर्घ ई व्यंजन वर्ण के दाहिने साइड से। याद रखिएगा, दीर्घ मीन्स बड़ा। जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगा उसको दीर्घ कहे, और उससे अधिक समय जिस स्वर के उच्चारण में लगा उसको प्लुत कहे। यानी उच्चारण समय को लेकर के एक मात्रा, द्विमात्रा, तीन मात्रा और आधा मात्रा का भेद किया गया। यह केवल और केवल उच्चारण समय पे है, उच्चारण में लगने वाले समय पे आधारित है। तो दीर्घ जब भी होगा तो दाहिने तरफ से होगा, और ह्रस्व जब भी होगा तो बाएं साइड से होगा। याद रखिएगा, लेफ्ट राइट। जैसा कि ई, छोटी ई का इधर प्रयोग,
दीर्घ हो ई है तो बड़ी इधर प्रयोग। सामान्य भाषा में जो है प्राइमरी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग ऐसे याद किए होंगे। ह्रस्व उ जब भी बनेगा तो ऐसे एक जीरो करके बाएं साइड खींच लेंगे, और वही जब दीर्घ उ की बात होगी तो ऐसे जीरो करके दाहिनी तरफ खींच लेंगे। ध्यान रखिएगा, यह जो री स्वर है यह प्रतीक के रूप में, मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है, व्यंजन वर्ण के नीचे ऐसे प्रयोग हो जाता है। और ध्यान रखिए री एक ऐसा वर्ण है जो इसी तरह प्रयोग होता है, ये मात्रा के रूप में कभी भी प्रयुक्त नहीं होता, प्रयोग में नहीं देखा गया। अगर आपको कहीं मिले तो ज़रूर बता दीजिएगा ताकि हम भी जान जाएंगे कि ये इसका मात्रा के रूप में कैसे प्रयोग होगा। लरी का ए ऐसे प्रयोग होता है व्यंजन के रूप में, एक ऐसे चिन्ह की तरह। दीर्घ ऐ जो होता है वह दो चिन्ह हो जाता है। ओ जो होता है इसको हटा लीजिए, केवल इसको रखिए ओ। और जब आप औ पे जाएंगे तो औ में भी इस औ को हटा लीजिए और ऐसे, अरे सॉरी, ऐसे हो जाएगा। तो यूँ थी मात्राएं। ध्यान रखिएगा जब भी स्वर और व्यंजनों के साथ आप मात्राओं का प्रयोग बेसिकली होता क्या है, ये ऐसे प्रतीक चिन्ह है जब आप स्वर और व्यंजनों को लेकर के किसी एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसके बीच में आने वाले जितने भी स्वर वर्ण हैं वो सारे स्वर वर्ण मात्राओं में बदल जाते हैं, जिसको आप वर्ण विन्यास बोलते हैं, अरे वर्ण संयोजन बोलते हैं। अब जैसे कि जब भी आपने लिखा जगदीश, ध्यान रखिएगा जगदीश, तो आपने किया क्या, इसके अंतर्गत जो भी स्वर वर्ण है उसको मात्राओं में बदल दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा कैसे, जौ ओ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हर व्यंजन वर्णों में अ स्वर के रूप में लगा रहता है। गौ, गौ में क्या है, अ लगा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दो में दीर्घ ई है क्योंकि यह राइट साइड से, सौ और उसके बाद अ। तो मेरे कहने का मतलब इसके अंतर्गत जितने भी ये जो स्वर वर्ण आए, ओ आया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर दीर्घ ई, यहाँ पर ओ, तो इस दीर्घ ई को हम क्या किए, प्रतीक चिन्ह मात्रा के रूप में प्रयोग कर दिए। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि स्वर वर्ण ही मात्राओं में परिवर्तित होते हैं। अब आगे हम चलेंगे, जिस बात पे चर्चा किया गया था वो था, हम लोगों का प्रकरण चल रहा था धातु रूप, और आज हम बात करेंगे लृट लकार पे। लृट लकार आपका जो है भविष्यत काल, जिसको इंग्लिश में आप फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब हम इसमें से कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे कि हमारी क्रिया है हंसना। चलिए अच्छे से हम लोग शुरू करते हैं, हंसना, ना को हटा देंगे तो क्या बचेगा, हंस। तो हंस क्या हो जाएगी आपकी, धातु हो जाएगी, जैसा पिछले क्लास में हमने बताया हंस धातु हो। अब जब इसके लट लकार में हम प्रयोग बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कर देंगे हम लोग पहले की तरह, जैसे पहली प्रक्रिया आपको बताए थे, क्या, एक वचन, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ टाइम को देखते हुए, द्विवचन, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा बहुवचन। अब आगे आप क्या करेंगे, प्रथम पुरुष, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि पुरुष 9 होते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम, और एक वचन द्विवचन और बहुवचन को लेकर के। अनुवाद के क्रम में मैं इसका विशेष रूप से चर्चा करूंगा, पुरुषों का परिचय मैं बताऊंगा, एक अलग से इसका क्लास रहेगा।
अब यहाँ हम प्रत्यय लिखेंगे लृट लकार का, ध्यान लीजिएगा। स्यति, ये प्रत्यय हर लकारों में अलग अलग होते हैं। जरूर थोड़ा बहुत अंतर होता है। स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यत, अरे स्यम लिख दिए, स्यथ यहाँ कर देते, स्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामा। स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामा। ये प्रत्यय हैं। ये किस काल के प्रत्यय हैं? तो लृट लकार के प्रत्यय हैं। सामान्य रूप से मैं आपको लकार में धातु और प्रत्यय के संयोग से धातु रूप निर्माण पद्धति में बता रहा हूँ। ये सामान्य क्रियाएं हैं, सामान्य रूप से हैं। विशेष की जब बात आएगी तो वहाँ भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। अब हम करेंगे क्या, आसान एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे। ये जो हंस धातु है, जो भी धातु यहाँ होगी, चाहे हंस होगी, चाहे पट होगी, चाहे गम होगी, चाहे लिख होगी, कुछ धातुओं को छोड़ के वे कुछ ऐसी खास धातुएं होती है जिसको अलग से गिनाएंगे हम। लेकिन बेसिकली जो धातुएं हैं उस धातु को जब आप इस प्रत्यय से बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। छोटा सा एक परिवर्तन करना है कि यह जो हंस धातु है तो हंस ना लिख कर लृट लकार में आपने सीधे सीधे धातु लिखा था, लेकिन लृट लकार में ई को जोड़ करके लिखेंगे। लृट लकार में प्लस ई करना होगा और वो भी ह्रस्व ई, दीर्घ ई नहीं। तो हंस में जब प्लस ई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? हंसी। अब हंसी हंसी केवल लिख लीजिए, क्या बना आपका? हंसिष्यति। कुछ करना नहीं है, हंसी हंसी बस लिख देना है और आराम से देखिएगा आपका यह धातु रूप पूरी तरह तैयार हो जाएगा और पूरी तरह सही। रट्टा मारने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, समझ लीजिए अच्छे से। और एक बार जब ये दिमाग में सेट हो जाता है तो याद कर रखिएगा, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊँ, और आप घर पे अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि ये भूल जाएगा। एक बार अभ्यास करिए, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ लोग इस विधि को जानते भी होंगे, जो लोग जानते हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा, जो नहीं जानते उनके लिए एकदम नया है। अब रूप हमारा बना हंसिष्यति, हंसिष्यता, हंसिष्यन्ति, हंसिष्यसि, हंसिष्यता, हंसिष्यत, हंसिष्यामि, हंसिष्यावा, हंसिष्यामा। इस तरह आपने देखा बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये पूरा का पूरा हंस धातु का रूप तैयार हो गया। कुछ खास नहीं है और ना ही संस्कृत कठिन है। ऐसे ही करके हम लोग कह करके पांचों लकारों का अभ्यास कराएंगे और कुछ विशेष धातुएं आएंगी तो उसको भी मैं गिनाऊंगा। ध्यान रखिएगा, धातुओं का 3 विभाग होता है, आत्मनेय पद, परस्मयी पद और उभय पद। लेकिन उस सब चक्कर को छोड़ करके हम अनुवाद की दृष्टि से बता रहे हैं। अब कल के विषय में थोड़ी सी हम बता दें तो चर्चा कर लें। कल हम बात करेंगे शब्द रूप निर्माण और उसके साथ साथ लंग लकार की चर्चा करेंगे, यानी भूतकाल की। फिर 2 लकार और बचेगा, उसकी क्रमशः चर्चा करके 5 दिनों के अंतर्गत पांचों लकारों को पूरा कर लेंगे। फिर धातु रूप निर्माण और उसके बाद सीधे हम लोग अनुवाद बनाने की प्रक्रिया पे आगे चलेंगे।
तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसमें अगर आपको जो समझ में नहीं आया उस मैटर को एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका सुझाव हमारे लिए सिर आंखों पे। और इसी के साथ मैं अरविंद मिश्रा कल फिर आपके इस चैनल पर ऋषिवाणी संस्कृत व्याकरण, इस पर मैं कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ दिन।